नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर वापस लौटे सीएम। हवाई पट्टियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मांगा सहयोग, कहा हिमाचल वासियों को मिलेगा लाभ। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री ने पीएम को बताया असलियत। अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ बिगड़ैल बच्चे जो बात बात पर करते हैं हुड़दंग। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सिरसा में सुभाष चौक पर व्यापारियों ने जताया रोष। व्यापारियों ने कहा पूरी तरह से खुले बाजार। और सिरसा से दिल्ली के लिए शुरू हुई रोडवेज बसें। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते बंद थी सर्विस। रोडवेज महाप्रबंधक ने आर कौशल ने दी जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे के बाद शिमला में वापस लौट आए हैं और आंडेल आपको बता दें कि हेलीपैड पर पत्रकारों से मिलकर सीएम ने पत्रकारों से कई मंत्रालयों को लेकर विकास के लिए बातचीत की है और रेल सड़क के लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे से शिमला वापस लौट आए हैं और आपको बता दें कि अनाडेल हेलीपैड पर पत्रकारों से मिलकर सीएम ने पत्रकारों से कई मंत्रालय के विकास को लेकर बातचीत की है और रेल सड़क हवाई पट्टियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहयोग मांगा है। साथ ही 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन और 25% निजी अस्पतालों की सीमित कीमत पर वैक्सीन देने का स्वागत किया है और कहा है कि बड़ा लाभ हिमाचल के आर्थिक और टीकाकार की तेजी से निर्माण मिलेगा। और साथ ही इस दौरान कहा गया है कि इसका बड़ा लाभ हिमाचल को आर्थिक और टीकाकरण से तेजी से लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे के बाद शिमला आज वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार का मुखिया होने के नाते कोरोना के बचने के लिए वैक्सीन का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुलनीय हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने इस दौरान कहा है कि सभी के कुछ बिगड़ैल बच्चे भी हैं जो बात बात पर हुड़दंग करते हैं और किसी न किसी बात पर उछल कूद करनी होती है। कोरोना महामारी को देखते हुए समय अवधि को बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन लगाया है और बाजारों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के समय तय किया है, जिसका आज सुभाष चौक पर व्यापारियों ने रोष जाहिर जताया है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान हीरालाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने दुकानों को ऑड इवन से खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाजार पूरी तरह से खुले। व्यापारियों को आज ये बड़ी समस्या पैदा हो चुकी, क्योंकि जब कल गाइडलाइन जो है ना कल का आई है वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई, वहां भीड़ नहीं, वहां कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया, बसें खोल दी गई, सभी चीजें सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहां तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है, तो व्यापारी ही कोरोना पैदा कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सिरसा से दिल्ली के लिए मंगलवार सुबह से रोडवेज की बसें शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और लगा हुआ था, इसको चलते लंबे समय से दिल्ली के लिए बस सुविधा बंद थी। बीच में कुछ दिनों के लिए सुविधा शुरू हुई, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बंद कर दी गई थी। वहीं अब कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सिरसा से दिल्ली के लिए एक बार फिर से बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। सिरसा बस अड्डा से 6 बसें दिल्ली के लिए अलग अलग समय में रवाना हुई, जिससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को फायदा होगा।
आपको बता दें कि सिरसा से दिल्ली के लिए मंगलवार सुबह से रोडवेज की बसें शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके चलते लंबे समय से दिल्ली के लिए बस की सुविधाएं बंद थी। बीच में कुछ दिनों के लिए ये सुविधा शुरू हुई थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते इसे फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सिरसा से दिल्ली के लिए एक बार फिर से बस सेवाएं जो है वो शुरू कर दी गई है। सिरसा बस अड्डे से 6 बसें दिल्ली के लिए अलग अलग समय पर रवाना हुई। भिवानी में लॉकडाउन के दौरान करीब 75 दिन में बंद रहने के बाद धार्मिक स्थलों के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर खोलने की सूचना मिलते ही सभी भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे। शहर में जोग वाले मंदिर, हनुमान जौहरी धाम मंदिर, देवसर माता मंदिर सहित प्रमुख मंदिर की श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। मंदिर में सामुदायिक दूरी का पालन करने के बड़े गोले बनाए गए हैं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी गाइडलाइन का पालन किया और वहीं बिना मास्क के मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भिवानी में लॉकडाउन के दौरान करीब 75 दिन से बंद रहने के बाद धार्मिक स्थलों के कपाट अब खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने की सूचना मिलते ही सभी भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे। वहीं शहर के जोगी वाले मंदिर, हनुमान जौहरी धाम मंदिर, देवसर माता मंदिर सहित प्रमुख मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए भगवान के दर्शन किए गए। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी गाइडलाइन का पालन किया गया है। वहीं बिना मास्क के मंदिर में किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश को वर्जित किया गया है। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने प्रदेश में अनलॉक किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर कई दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत दी गई है। इसी के चलते अंबाला में जिम संचालकों ने डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और जिम संचालकों को भी राहत देने की मांग उठाई है। वहीं जिम संचालकों ने कहा कि उन सभी पर परिवार की जिम्मेदारी है और जिम बंद होने की वजह से वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने प्रदेश को अनलॉक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसको लेकर दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत दी है। और आपको बता दें कि इसको लेकर अंबाला के जिम संचालकों ने डीसी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। जिम संचालकों का कहना है कि उन पर भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। जिम बंद होने के चलते उन्हें अपने परिवार की सहायता करने में काफी समस्या होती है और साथ ही जिम बंद होने की वजह से वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मेरा नाम विनीत कुमार, मैं भाई जिम के संचालक और न्यू वॉरियर फेडरेशन जो हमारी एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी। तो एक अपनी डिमांड लेकर आए हैं हम सब भाई जिम संचालक जितने भी हैं मेरे साथ, तकरीबन 32 जिम जो है जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के, कैंट के और सिटी के जिम संचालक हैं। सबकी एक ही डिमांड है कि हमें भी छूट दी जाए, बाकी दुकानदारों की तरह जैसे उनको टाइम दिया गया है हमें भी टाइम दिया जाए, हम भी अपना कारोबार चला सकें, हमारी भी फैमिली है। कांग्रेस सरकार ने कोरोना वैक्सीन घोटाले का पर्दाफाश किया है और वहीं अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के फतेह किट घोटाले का पर्दाफाश किया। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव पंजाब अशोक तलवार ने बताया कि जब पहले के टेंडर में दौरान फतेह किट आपको बता दें 837 रुपए मिल रही थी, तो आखिर में यह फतेह किट 1338 रुपए क्यों खरीदी जा रही थी। पार्टी की जाती है 450 रुपए का इंजेक्शन आता, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट हॉस्पिटल 1600 रुपए का 2000 का पैंदा सिर्फ ब्लैकमेल सिस्टम जिन्हें चलाया पाया वो चलता पाया है।
क्योंकि इन्होंने किसी पंजाब के ना दर्द नहीं, इन्होंने दर्द सिर्फ वोटां नाल है कि वोट कमाए ले जाते जाते पंजाब में लुटना चाहते हैं। लेकिन इंसानियत आम आदमी पार्टी इन्हों की 420 जिन्हें भी घोटाले करते उन्होंने नए उपायुक्त शक्ति सिंह के मेवात नूह जिले में पदभार ग्रहण किया है और आपको बता दें कि निवर्तमान डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने उन्होंने पदभार दिया गया है। आपको बता दें कि नए उपायुक्त शक्ति सिंह ने मेवात नूह जिले का पदभार ग्रहण किया और निवर्तमान डीसी धीरेन्द्र खड़गटा को उन्होंने पदभार दिया है। पदभार लेने के बाद शक्ति सिंह ने कहा कि नूह में डीसी के पद पर रहते हुए धीरेन्द्र खड़गटा ने बेहतर काम किया है और इसी को लेकर नवयुक्त डीसी ने कहा कि जिले में लोगों की समस्या को जल्द समाधान हो। ये भी कहा कि जरूरतमंदों को सरकार की योजना का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं जिला उपायुक्त ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जल्द आपको बता दें कि चल रहे कार्यकारिणी योजना के बारे में समीक्षा की और अधिकारियों को संबोधित करते हुए हमारा मुख्य लक्ष्य यही रहना चाहिए कि गांव में आखिरी व्यक्ति तक कल्याणी योजना का लाभ पहुंच सके। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कार्यभार संभालने से पहले के दिन कई विभागों के रिव्यू मीटिंग की और जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट और कोविड-19 की रोकथाम को लेकर समीक्षा की। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अब तक किए गए कामों की सराहना की, साथ ही कोरोना की तीसरे लहर के लिए तैयारी रहने की भी बात कही और साथ ही कहा कि इसी के साथ बताया कि जिले में सबसे अच्छी बात यह है कि जिले का रिकवरी रेट काफी अच्छा है और जबकि पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। वही मृत्यु दर की बात भी की तो उन्होंने कहा कि मृत्यु दर भी काफी कम है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि मृत्यु दर की बात की है और कहा है कि पूरे जिले में मृत्यु दर आपको बता दें 2.15% है और ये भी कहा है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना में वैक्सीन से हराया जा सकता है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कार्यभार संभालने से पहले ही दिन कई विभागों के साथ रिव्यू मीटिंग ली है। उनसे लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट और कोविड-19 की रोकथाम को लेकर यह समीक्षा मीटिंग ली गई है और जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग से जिला प्रशासन में अब तक किए गए कामों की सराहना की, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट 96.82% तक पहुंच गई है और जबकि पॉजिटिव रेट 1.48% तक है। वही मृत्यु दर की बात करें तो पूरे जिले में मृत्यु दर 2.15% से है। ये भी कहा है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना को वैक्सीन से ही हराया जा सकता है। अभी मैंने एक मीटिंग भी की है सभी प्रमुख एचओडी के अधिकारियों से। तो अभी तक फिलहाल मैंने जो योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी अब तक की प्रोग्रेस रिव्यू की है और उस प्रोग्रेस में अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको मुश्किलात कोई आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है एंड साथ ही साथ जहां जहां पर हम उसका कुछ समाधान सुझा सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे, वो हमने साथ ही साथ किया है और जहां पर समाधान अभी नहीं मिल रहा है उस पर भी विचार करेंगे, मंथन करके उसको जल्द से जल्द दूर करेंगे। टोहाना में अपने साथी किसानों को रिहा करवाने के धरने पर बैठे किसानों को जीत मिल गई है। मक्खन सिंह ने दर्ज मामले में शिकायतकर्ताओं ने केस वापस लेने को लेकर एफिडेविट किया है और किसान नेता योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी। इसमें कहा कि उनके दो साथी विकास सिसर और रवि आजाद को कल ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं उनके एक साथी मक्खन सिंह के खिलाफ शिकायतकर्ता ने केस वापस लेने को लेकर एफिडेविट दिया है।
आज विधायक के जो दोनों साथी थे जिन्होंने प्राइवेट कंप्लेन किया था, दोनों ने एफिडेविट देकर उसे स्वीकार कर लिया है, अपनी प्राइवेट कंप्लेन को वापस लिया है और कहा है कि ये रद्द हो जाए तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है मुकदमा रद्द करने की। और इसकी रोशनी में 307 की धारा हटा के उनको बेल दी जाएगी, ऐसी आज हमारी उम्मीद है। दूसरा, विकास सीसर और रवि आजाद उन्हें कल ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन बेल में रिलीज किया गया था, केस रद्द नहीं हुआ। आज लंबी बातचीत के बाद सरकार इस बात के लिए कि के विरुद्ध जो केस बनाए गए उन केस को भी सरकार वापस करेगी। अब खबर उचाना उपमंडल के गांव बड़ौदा से है, जहां ज्वेल्स आपको बता दें कि स्थानक के अध्यापकों और ग्रामीणों ने मेगा कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया और जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रामचरण तहसीलदार सीडीपीओ सुमित्रा लाठर और ने हिस्सा लिया और महिला में वैक्सीन लगवाने की शुरुआत सुमित्रा बड़ौदा निवासी ने पहले वैक्सीन लगवाकर की है, जिसके बाद कार्यक्रम इंचार्ज रणपाल प्रिंसिपल ने बताया कि वैक्सीन को लेकर लोगों में ऐसा उत्साह था जैसे चुनाव के दिन अपना मत डालने के लिए होता है। इसी के साथ ही कहा कि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उचाना ब्लॉक के अंदर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पूरा प्रशासन, जो वैक्सीनेशन होना है कोविड संबंधी, उसके लिए यहाँ पर एक कैंप आयोजन किया गया है और लोगों के अंदर जो भ्रांतियां पैदा हुई हैं, लोग स्वस्थ रहे, लोग सामान्य जनजीवन जी सके, लॉकडाउन की स्थिति से बाहर आ सके, इस संदर्भ में स्वयं एसडीएम सर भी और तहसीलदार सर भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ ग्रामीणों से बात की थी। वो हमारे जो राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हैं श्री राजेंद्र जी, उनके विद्यालय में आए थे। मैडम सुमित्रा जी, सीडीपीओ सुमित्रा लाठर जी भी, हम सभी आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने बच्चों के पास। झज्जर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी आज जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बहादुरगढ़ में दी है। आपको बता दें कि उपायुक्त निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट की निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उपायुक्त ने मीडिया से बताया कि उन्होंने प्लांट के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि झज्जर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मिलकर जिला प्रशासन रणनीति बनाएंगे। ये भी कहा कि अब तक 2,14,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोट जाना है, क्या समस्या ये सुबह से यहाँ पर पौने घंटे से खड़े लाइन में। अब मेट्रो पर डिपेंड है और कितना टाइम लगेगा यहाँ से कुछ नहीं पता। बॉर्डर्स बंद है, अगर बॉर्डर भी खुला होता तो अल्टरनेट होता। अपनी गाड़ी से जाए तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, एक दिन का आना जाना 500 रुपए खर्च होता है। क्या मांग है आपकी सरकार? तो सिकनेस करे लेकिन साथ में कुछ अल्टरनेट प्रोवाइड करे, सुविधाएं हो अच्छी। नगर परिषद रेवाड़ी में शहर के पार्कों के साफ सफाई के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन पार्कों की सफाई ठेकेदार द्वारा ठीक से नहीं की जा रही है, जिसका नोटिस भी नगर परिषद ने ठेकेदारों को दिया। बावजूद इसका आज ठेकेदार अपनी दबंगई दिखाते हुए कुछ बदमाशों की लेकर नगर परिषद पहुंचे, जहां वहां मौजूदा कर्मचारियों और नगर परिषद अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की गई, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के नाम सीटीएम रोहित कुमार को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि अगर समय रहते ठेकेदार का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो वो इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार है जो कि तीसरे सफाई का ठेका पार्कों का ले रखा है, उसने आकर के अपनी लेबर के साथ में यहाँ पे बदतमीजी की हमारे अधिकारियों और कर्मचारी के साथ में, जबकि वो उसके पास प्रयुक्त कर्मचारी भी नहीं है। आधा काम तो हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं, पार्कों का सफाई का
उसके बावजूद अगर कोई मांग थी, कोई बात थी, तो जैसे हम मिलते हैं आराम से, मिलना चाहिए था, हमसे कहना चाहिए। उसके बावजूद उसने यहाँ के अल्लाह उल्लाह कराया, लेडीज को ले आए 2-4 को 5-10 और यहाँ के बदतमीजी की हमारे जो साथ थे, हमारे कर्मचारी जो साथी बैठे दफ्तर के अंदर उनसे, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब खबर चर्चित दादरी से है, जहां लोग गर्मी में पानी पीने के लिए परेशान है और 2 गांवों को सप्लाई देने वाला गांव आदमपुर ढाड़ी में जल स्तर, आपको बता दें कि जलघर की हालत खस्ता है। पेयजल सप्लाई नहीं होने से जहां लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं पानी के खरीदकर टैंकर खरीदकर जैसे तैसे काम चला रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने गर्मी के पेयजल संकट को लेकर मटके फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि जल घर में टैंक सूखे पड़े हैं और जल घर का हालत खस्ता है। इंसानों के साथ साथ पशु भी पानी के लिए तरस रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार और अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है और सप्ताह के समाधान नहीं हुआ तो नियमों को तोड़ते हुए जल घर का ताला जड़ देंगे और दादरी जयपुर हाईवे रोड पर जाम करने की बात कही है। हमारे गांव में पानी नहीं है, पानी से खूब लोग परेशान हो रहे हैं जी। कति खारा पानी भी नहीं आ रहा जी, खूब लोग परेशान हो रहे हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। लोग हैं वो सरपंच के पास आते हैं जी, मैं कहाँ से क्या करूँ, मैं कई बार ऊपर कह चुकी हूँ जी, कोई नहीं सुन रहा जी, पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है जी। अब खबर महम से है, जहां गांव खड़कड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगने का विरोध किया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल टावरों से गांव में बीमारी फैलती है, जिससे बीमारी फैलने का डर है। क्या कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए और कानून अपना काम बहुत ही बारीकी से करता है। ऐसे ही कुछ सिरसा में देखने को मिला है, जब सिरसा के व्यवसायी पुरुषोत्तम गोयल ने 2016 में एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है और इसी को देखते हुए एक विभाग ने कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2016 में नितिन गर्ग के रिश्वत मांगी थी, साथ ही धमकी भी दी थी। सेंट्रल बैंक के मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली महिला ने हनी ट्रैप मामले में फंसाने की कोशिश की है। महिला ने मैनेजर पर महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। वही मामले में डीएसपी सतीश वल्स ने बताया कि महिला ने मैनेजर पर छेड़छाड़ किया और इसी मामले को रफा दफा करने के लिए महिला के पति और उनके साथी ने CIA करनाल बनकर मैनेजर से 20 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला के पति और उसे साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जो बरोडा वासी है उसने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ये बैंक में कार्ड बनाए जाते हैं उसमें काम करती थी SBI में। सेंट्रल बैंक में भी उनका टाइप था, तो सेंट्रल बैंक के मैनेजर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पहले वो वहां पोस्टेड था, फिर बाद में मॉडल टाउन में आ गया और मॉडल टाउन में किसी होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। और जो महिला का पति है वो होमगार्ड में नौकरी करता है। पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और एक महिला सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पलवल जिला पुलिस अधीक्षक आपको बता दें कि दीपक गहलावत ने बताया कि 24 मई को 2 जून के बीच 43 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें पीड़ित ने कहा कि उनके बैंक खाते में रुपए निकालने का मैसेज आ गया था, जिस पर टीम ने गठन किया गया और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये बताया गया कि आरोपियों के पास से 2078 रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक मशीन, 11 डेबिट कार्ड और 270 सिम प्लास्टिक कार्ड सहित कई चीजें मौजूद रही है।
अब खबर पानीपत से है, जहां देशराज कॉलोनी में फाइनेंसरों में परेशानी होने के युवक की फांसी लगा ली है। मामले की जानकारी देते हुए मृतक ने परिजनों ने बताया कि उनके भाई ने काम करने के लिए फाइनेंसर के लोन लिया था। हालांकि लोन की किस्त दी जा रही है, लेकिन बीच में काम ठप हो गया था और फिर से फाइनेंसर के पैसे देने के लिए जवाब देना पड़ा था, जिसको लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है। फाइनेंस लिया हुआ था, तो ये रामपाल शर्मा जो थे, इन्होंने मतलब आगे रोज लड़ाइयाँ करते, गाली गलौज करते, घर पे आके भी। फिर मतलब 5 तारीख को आके इनसे लड़ाई की। इन्होंने अपनी शॉप लगाई हुई थी, वहाँ पे जाके भी उनसे मारपीट की उन्होंने, शॉप पे जाके भी। फिर वो घर आए, घर पे भी आके, और विक्की अरोड़ा है और वो उन्हें उठा के लेके गए थे बाइक पे, वहाँ जाके उनसे मारपीट किया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए थे। अब 5 तारीख को जो उन्होंने मतलब उनके साथ हाथापाई किया, उसके डिप्रेशन में आके उन्होंने कल सुसाइड किया। कितने पैसे थे? रवि कुमार मेरा भाई था, उसकी 30 साल उम्र थी। उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। उसको जो फाइनेंस वाले थे, उसने फाइनेंस लिया था अपने काम के ऊपर, मतलब काम लगाने के ऊपर। बस उस चक्कर में पैसे काम हो गए थे सारे ठप, लॉकडाउन के करते। फिर पैसे हो नहीं रहे थे, फिर वे कह रहे थे पैसे दो। घर में आ रहे थे, हंगामा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इसको ठाके भी ले गए थे मेरे भाई को बाइक पे, मारा पिटा थे। फिर वहां से आया, बच गए। इनने सारी बात बताई। फिर मतलब जिसके 30,000 थे ना, मतलब 5 साल बाद उनने 85,000 बना दी, जिसमें ये हम डेली दे रहे थे उसे। लुधियाना से पीड़ता रोड पर संगरूर के दड़वा में फ्लाईओवर पर तूड़ी से भरी ट्रॉली कोलकाता जा रही थी और इस दौरान कोल्ड ड्रिंक ट्रक से जा टकराई, जिसमें कोल्ड ड्रिंक ट्रक पलट गया और घंटे ट्रैफिक जाम लगा रहा। इसे लेकर लोगों में गुस्सा जाहिर किया और कहा कि हर रोज हादसे होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। खबर करनाल से है, जहां नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक की पोटिया ग्रामीण उठाकर ले गए। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ऊंचानी गांव के पास एक ट्रक ने कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। जिसके बाद यह खबर ग्रामीणों तक पहुंची और फिर से ग्रामीण कोल्ड ड्रिंक के पेटिया में बोतल उठाकर अपने घर ले गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घरों में छापा मारा और फिर भारी मात्रा में काफी कोल्ड ड्रिंक बोतलें बरामद की गई है। करनाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया और जिसमें कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक की पेटिया ग्रामीण उठाकर ले गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ऊंचानी गांव के पास ट्रक में कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी और कैंटर चालक इस दौरान मौके से फरार है। गड्डी बंद होगी, फिल्टर खोलिया में बड़ा था, बीच में पड़ा था, इसने आन के टक्कर मारी बीच में। कौन था? टैंकर वाला था? ये खड़ा टैंकर जी। तो भाग गया वो? भाग गया, ये टैंकर तो ये खड़े हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं साहे से जी इधर जा रहा था मेवात में। कोल्ड ड्रिंक भरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जैप कार्यकर्ताओं ने किया जल सत्याग्रह, मांगों को लेकर किया गया जल सत्याग्रह। जैप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग। स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय जन कल्याण संस्था ने किया सामाजिक कार्य। कच्चा राशन फूड पैकेट का किया जा रहा निर्माण। सजा काट रहे कैदियों के लिए अच्छी खबर, विचाराधीन कैदियों को छोड़ने का लिया गया फैसला। 20 कैदियों को छोड़ने का लिया निर्णय। और पश्चिमी सिंहभूम बस ऑनर्स एसोसिएशन ने किया वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। 100 व्यक्तियों को दिया जा रहा टीका, लोगों में उत्साह का माहौल। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलवाद खत्म करने के अभियान में लगी पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर कुमार उरांव उर्फ जयनाथ सहित 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ समय से ये आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जिले के आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में खास करके जो नगरी है, पिठोरिया, टिपुदाना, लापुंग, बेरो, साथ ही कांके का आउटस्कर्ट्स, इधर खर्सीदाग, नामकुम और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट आजू बाजू के बीच में कुछ हलचलें एक्टिविटी तेज हो रही थी। कुछ एसपीएस ग्रुप के लोग, पीएलएफआई खास करके, पुणे उरांव के मरने के बाद बहुत दिन तक ये शांत था, लेकिन लॉकडाउन में और फिर से इन्होंने अपने कैडर को एक्सटेंडिंग करने का प्रयास किया। और इनका प्रयास था कि अपने रिक्रूट के माध्यम से ये लोगों को धमकाएं, फोन कराएं, कुछ हिंसक वारदात कराएं और अपना आतंक भय का माहौल स्थापित कर फिर से अपने बिखरे हुए वजूद को स्थापित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार इन लोगों के द्वारा आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही थी। तकरीबन 20 से 25 लोगों को धमकी दिया गया होगा और लेवी के फल गया होगा होपफुली। तो उसमें बहुत सारे लोग तो सामने नहीं आए, बट बहुत सारे लोग सामने आए और कुछ के द्वारा इसमें बात की गई। और उसके बाद जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज को बहुत शिद्दत के साथ लेते हैं इसको। और जैसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, किसी भी मॉइस्ट या एलडब्ल्यूई के जो भी एक्सपीरियंस ग्रुप इवेंट में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें इनके साथ लेफ्टिनेंट के रूप में डीएसपी 1 नीरज अजीजवल और डीएसपी 2 प्रवीण जी, साथ ही थाना प्रभारी नामकुम, खर्सीदाग थाना प्रभारी और भी टेक्सटाइल की टीम और अपना जो क्यूआरटी अपना है उसके लोग लगे हुए थे। और कल एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कुमार उरांव जो इस एरिया का भी इंचार्ज बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि बिखरे कैडर को समेट के और हिंसक वारदातों के माध्यम से अपना धौस जमा किया, अपना भय और आतंक का माहौल स्थापित करके फिर से अपने संगठन खड़ा किया जाए और लेवी की जो संख्या बढ़ाई जाए। तो एक इन लोगों की ग्रुप मीटिंग हो रही थी। प्लान था कि जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के माध्यम अपना पर्चा और फेंक के अपना जो पंपलेट है फेंक के पहले उन लोगों को अलर्ट किया जाए, फिर कार्रवाई की जाए।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में इमीडिएट कार्रवाई किया गया और बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास से कुंवर उरांव को उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। साथ ही इन लोगों को बताया गया, जब उसका ऑन द स्पॉट इंट्रोगेशन हुआ तो बताया गया हमारा और कुछ लोग हैं जो एक जगह पे है, यहाँ पे नगरी के जंगल के पास में। तो उसके बाद पुलिस का इमीडिएट इस पे एक्शन लिया गया। पुलिस की पार्टी पहुंचते उन लोग पुलिस पार्टी में फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई बहुत ही कंट्रोल्ड था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे, इसलिए पुलिस ने बहुत डिफेंसिव रखा अपने अटैक को। उसी का फायदा उठा के वो लोग वहां से भाग गए, लेकिन भागते क्रम में वो लोग अपना जो बाइक वेक था वहीं पे उनका छूट गया। साथ ही जो उसमें मेन आदमी था राहुल, उसका मोबाइल भी छूट गया, जो पुलिस ने ऑन द स्पॉट बरामद किया है। वहां से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हुआ इंट्रोगेशन, अभी कल 6 लोगों की अरेस्टिंग आप लोगों के जो रात में था बताया गया था। एक आदमी का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और उसके लिए भी हम और साफ जुटा रहे हैं। अभी उसको पीआर बॉन्ड पे तफ्तीश की जा रही है, इसका क्या लिंक है नहीं है। 5 लोगों की पुष्टि हुई है कि ये सभी लोग हार्डकोर पीएलएफआई के जुड़े हुए हैं, पहले पूर्व में जेल जा चुके हैं और इस सब पे विभिन्न थानों में कांड प्रतिवेदित है। कुल मिलाकर अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से 5 मोटरसाइकिल जिसमें आपके पल्सर वगैरह हैं, साथ ही मोबाइल्स, पर्चा, पंपलेट्स और एक पिस्टल बरामद हुआ है इन लोगों के पास से। कुछ एक नाम पुलिस को ज्ञात हुआ है इस ऑपरेशन में, जिसको कि लगातार हम लोग रात में ट्रैक किए थे। वहीं जन अधिकार पार्टी के युवा विंग जन अधिकार युवा परिषद द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। इनकी मांग है कि कोरोना मृतकों को मुआवजा, कोरोना मृतकों के सरकारी आंकड़े की समीक्षा, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था और जैप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई हो। अपने इन मांगों को लेकर जैप कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में जल सत्याग्रह किया है। वहीं रोहतास के जैप कार्यकर्ताओं ने जिले के नासरीगंज स्थित सोन नदी में उतरकर हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडे के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज हम लोग जन अधिकार पार्टी नासरीगंज में उपस्थित हैं। तमाम कार्यकर्ता आज इस पोल को दिखाकर सरकार के पोल खोलने का काम कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, अब तुरंत बारिश आएगी और यहाँ पर नासरीगंज मेन टाउन का आने जाने का रास्ता अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप समझिए कि 5 वर्षों से यह पुल इसी हालात में पड़ा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है कि नीतीश कुमार जी आपके पास पैसा नहीं हो रहा है। आप यकीन मानिए, केवल एक बार कहिए, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कटोरा लेकर और नासरीगंज सहित गाँव में जाकर चंदा करके और ये थाना मोड़ का पुल और वहाँ धूस के स्थित वो पुल का निर्माण करने में आपको जितना पैसे की जरूरत है क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम लोग देने के तैयार हैं। जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन के पास आग लगने की खबर है। आग माता वैष्णो देवी बोर्ड के कैश काउंटर के पास लगी है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर आग लगी है वहां से प्राकृतिक गुफा महज 100 मीटर की दूरी पर है। मिली जानकारी के मुताबिक यह आग वीआईपी गेट के पास शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। आग का धुआं काफी दूर तक नजर आया। आग लगने की जानकारी मिलते ही श्राइन बोर्ड के फायर विंग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए हैं। तो झारखंड में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी गरीब जनता के ऊपर साफ दिखता नजर आ रहा है। कोरोना ने आम से लेकर खास तक के सभी वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी है। अगर हम बात करें रांची के खादगड़ा बस स्टैंड की, तो यहां भी कोरोना ने सबको लाचार बना दिया है। इससे पहले इतना सन्नाटा इस बस स्टैंड में कभी नहीं देखा गया था। कोरोना का कहर रांची में बस चलाने वाले चालक और उनके परिवार पर कितना पड़ा है, इसी पर हमारे संवाददाता देवाशीष कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आप तो देख ही रहे, खादगड़ा का भी शांत नहीं रह रहा था। अभी देखिए पूरा रोड सन्नाटा है।
तो आदमी परेशान है ही, ऐसा नहीं परेशान नहीं, सब रिक्शा चालक हो या फिर हम कोई भी, सभी परेशान है इस टाइम पे। तो कुछ सुविधा होना चाहिए, जरूरी है। चलिए हम लोग तो सर्वाइव कर ले रहे हैं, लेकिन ये रिक्शा वाले लोग के साथ ज्यादा परेशानी है। ये लोग बसें नहीं चलने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले ही बस चल रही थी, तो कम से कम बस चलती तो इतना परेशानी नहीं होता, लेकिन बस नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट सारा रुका हुआ है, जितना है सारा ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, काम धंधा सब बंद है, तो बस चल रहा है जिंदगी और कैसी तरह। कुछ नहीं दिक्कत, तो सुबह चाय के लिए सोचना पड़ता है, शाम को खाने के लिए सोचना पड़ता है। दिन में तो खैर इधर उधर कहीं बैठ जाता है, वो मिल जाता है। भाई काम हम कुछ है नहीं, क्या कर, रिक्शा भी किराया भाड़ा भी देना पड़ता है इसका, इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं सुबह शाम तक। आप जो है रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, यही फिर से यहाँ बहुत अच्छा काम था, सब काम खत्म हो गया जब से, बहुत बुरी हालत है। समझे ना, खाने के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब पहले क्या था कि चलो 100-200-300 रुपए कमा लेते थे हम लोग, लेकिन अभी 10 रुपए कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है हम लोग को, और किसी तरह भी कोई हेल्प हम लोग को नहीं मिल रहा है अभी। नहीं ऐसा अभी तो नहीं, आज मेरा 15 साल हो गया भैया स्टैंड में, खादड़ा स्टैंड में आज मेरा 15 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन ऐसा समस्या में कभी नहीं देखे थे। हाँ, इतना हो जाता कि 500-400 रुपये हम लोग कमा के जाते थे, ताकि घर का पालन पोषण हम लोग हो जाता था। अभी सर भैया अभी हम लोग पूरा फैमिली है, लेकिन किसी तरह से कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में इस वक्त लॉकडाउन है। हालांकि ये लॉकडाउन जो है वो 10 जून तक है। उसके बाद राज्य सरकार क्या कुछ फैसला करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप एक बार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसी तस्वीरें पूरे लॉकडाउन में देश से आपको हर एक कोने से देखने मिल रही होंगी, लेकिन आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रांची का खादगड़ा, जो आज तक इतने वक्त में यहां पैदल चलना भी मुश्किल होता था, यहां से तमाम राज्यों के लिए बसें खुलती हैं, यहां से तमाम जिलों के लिए बसें खुलती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आप यहां की तस्वीर देख लीजिए। मेरे पीछे और मेरे पीछे का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सन्नाटे में तब्दील है। ये सन्नाटा सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण है। आप देखिए कि यही वो जगह, इस लॉकडाउन, इस कोरोना के पहले की तस्वीर अगर आप देखते होंगे तो यहां पर इतनी चहल पहल और इतनी गाड़ियां, इतनी बसों की शोरें हुआ करती थी कि आप यहां से आगे निकलना चाहते होंगे। लेकिन इस वक्त देखिए कि यहां जानवर तो क्या, इंसान भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये हालात कोरोना ने कर डाला है। खादगड़ा बस स्टैंड की ये तस्वीर है, और खादगड़ा बस स्टैंड में इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि ये पूरा शेड बसों का यहाँ पर लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति जो यहाँ की हुई है वो बस चालकों की हुई है, उनके परिवार वालों की हुई है, और साथ ही साथ खादगड़ा बस स्टैंड में जितने लोग खाने और कमाने वाले लोग थे, वो लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ चुके हैं। हम उन तमाम लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि खादगड़ा बस स्टैंड और बसों के परिचालन बंद होने से उनकी स्थिति क्या है, कैसे वो अपना वक्त बिता रहे हैं, कैसे वो परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहीं पर रहते हैं, जो होटल चलाते हैं खादगड़ा बस स्टैंड में और जो बसों को चलाते हैं। बताते हैं, सुनाते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो आपने सुना था पहले किस तरीके से लोगों ने बताया कि उनके सामने परेशानियों का संकट खड़ा हो गया। इस कोरोना के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ये तस्वीरें देवाशीष ने आपको दिखाई राजधानी रांची के एक बस स्टैंड की, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस
24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। बात राजधानी पटना की करते हैं, जहां के 2 वैक्सीनेशन सेंटर पर 7 दिन और 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पाटलिपुत्र अशोक में बुधवार से 24 घंटे टीकाकरण का काम होगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस सेंटर के जरिए पटना के लोग किसी भी वक्त वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये सेंटर सप्ताह में 7 दिन खुला रहेगा, जहां 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। होटल पाटलिपुत्र अशोक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक ने। के लिए वैक्सीनेशन ही एक ढाल है। इसी के तहत बिहार में लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है ताकि कोरोना से जंग लड़ा जा सके। इसी के तहत पटना के 2 केंद्रों को 24 घंटे वैक्सीन देने के लिए तैयार किया गया है। इस वक्त हम हैं पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका में। यहाँ भी वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है जहाँ 24 घंटे वैक्सीन दी जाएगी। ये पहला ऐसा सेंटर है बिहार का जहाँ पे 24 घंटे वैक्सीन देने की फैसिलिटी दी गई है। इस होटल में यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। जो भी यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आएंगे उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहीं पे किया जाएगा। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे जो लोग हैं वो वेटिंग रूम बनाया गया है ताकि लोग बैठ के इंतजार करें। और वैक्सीन लेने के बाद जो दूसरे तरफ आपको दिखाते हैं, ये जो एरिया है ये वैक्सीन लेने के बाद रेस्ट एरिया है, यानी कि आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में लोगों को रखा जाएगा और लोग यहाँ पे वैक्सीन के बाद इंतजार करेंगे कि उनमें क्या चेंजेज आते हैं। फिलहाल होटल पाटलिपुत्र अशोका के बाद पटना के एक और जगह है, उसको 24 घंटे वैक्सीनेशन के लिए चयनित किया गया है। उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पटना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी 24 घंटे वैक्सीन के लिए तैयार किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है 24/7? देखिए, यहाँ पर यही है कि 24/7 ऑल डेज यहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और इसके लिए हमने अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है और हमने 5 काउंटर बनाए हैं वैक्सीन देने के लिए, तो ताकि किसी एक काउंटर पर ज्यादा भीड़ ना हो। और उसको वैक्सीनेशन देने के उपरांत हम लोग वेटिंग एरिया बनाया है, ऑब्जर्वेशन एरिया, जहां पर आधे घंटे रख के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उनको अपने घर भेजा जाएगा। तो सभी उम्र के लोगों को यहाँ वैक्सीन दी जाएगी? बिल्कुल, सारे उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, 18 से 44 तक भी और 44 के ऊपर वाले को भी। तो 18 से 44 जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो ऐप है उसके जरिए करा के? उसका टाइमिंग पे डिपेंड करता है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक जो 18 से 44 वाले हैं वो अपना प्री रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे और 5 बजे शाम के बाद उनका ऑन द स्पॉट यहीं पर रजिस्ट्रेशन भी होगा। अगर 5 बजे शाम के बाद आते हैं तो, और वैक्सीन भी दिया जाएगा। वो 5 बजे शाम से अगले दिन 9 बजे सुबह तक लागू रहेगा ऐसा रूल। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन ड्राइव को गति देने के लिए एक कदम काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह 24 घंटे वैक्सीन दी जाएगी इससे बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो अब लगातार कई राज्यों में 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये वैक्सीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए से आप किसी भी वक्त पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिसके जरिए हजारीबाग से खबर दिखाते हैं, जहां स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय जन कल्याण संस्था ने गरीब असहाय लोगों के हित में कई सामाजिक कार्य किए हैं। साथ ही संस्था के संचालक आशीष सहाय के आवास के सभागार में कच्चा राशन, फूड पैकेट्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
वहीं आशीष सहाय ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक ये राशन पैकेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी पूर्ति के लिए उनके संस्था के लोगों के साथ कई सामाजिक लोग भी जुटे हुए हैं और फूड पैकेट्स बनाकर लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आशीष सहाय के द्वारा जो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केवी सहाय के पौत्र हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग के कोविड सेवक लोग 1000 घर में राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं, जो अभी हम लोग का अनवरत जो है सप्ताह दिन तक चलेगा, घर घर जाकर के पहुंचाने का, जिसमें हम लोग का 6 किलो दाल 6 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, उसमें आलू रहेगा, और अभी अन्य सामग्री का उसमें हम लोग डाल रहे हैं, और सुन कर जो जरूरत है जिनको, उनको हम लोग यहाँ तक कि घर में भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रांची में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां हाई पावर कमेटी के निर्देश पर डालसा ने विचाराधीन कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल कोरोना काल में 215 कैदियों ने जमानत के लिए कोर्ट से अपील की थी, जिसके बाद सभी कैदियों के आवेदन कोर्ट में विचाराधीन थे। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 20 कैदियों को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। बेटियां किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही किया है पटना जिले के विक्रम प्रखंड के मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी अर्चना कुमारी ने, जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा परिणाम में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा के लिए उनका चयन हुआ है। अर्चना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई और बहन को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने अपने घर पर कठिन परिश्रम कर सफलता प्राप्त की है। वहीं भोरकोंडा कोयलांचल के कोलियरी दत्तो पंचायत के सीसीएल कर्मी अरुण सिन्हा की पुत्री प्रीति कुमारी ने सफलता हासिल की है। 64वें बीपीएससी की परीक्षा में उन्होंने अपने परिजन और कोयलांचल का मान बढ़ाया है। प्रीति ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी फैमिली और कड़ी मेहनत को दिया है। इस विशेष मौके पर कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सिंह ने पूरे परिवार को बधाई दी है। कुमारी जो कि बीपीएससी परीक्षा में सफल हुई हैं, भोरकुंडा कोयलांचल के कोलियारी दत्तो पंचायत की 64वें बीपीएससी की परीक्षा ने उन्होंने अपने परिजन और कोयलांचल का मान बढ़ाया है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी फैमिली और कड़ी मेहनत को दिया है। और साथ ही इस मौके पर कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सिंह ने भी पूरे परिवार को बधाई दी। तो बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और इसमें राज्य की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। प्रीति कुमारी भी उन्हीं बेटियों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने घर परिवार बल्कि पूरे इलाके का, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। पश्चिमी सिंहभूम बस ऑनर्स एसोसिएशन और शिक्षित बेरोजगार टोटो चालक संघ की ओर से वाहन चालकों और उनके सहकर्मियों और परिवार के लोगों के लिए चाईबासा बस स्टैंड में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 100 व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिया जाना है। टीकाकरण अभियान को लेकर बस चालकों, कंडक्टर, खलासी और उनके परिवार के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन का कार्यक्रम हर एक जिले में चलाया जाना है, जिसके तहत ये कार्यक्रम हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में ये कार्य हम लोग आज यहाँ जो बस स्टैंड है
उसी के परिसर में करा रहे हैं। इसमें विशेषकर जितने भी हमारे बस चालक हैं, उनके जितने भी स्टाफ हैं, उनके जितने भी और ये उनके फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि योग्य हैं वैक्सीन लेने के लिए, उन लोगों के लिए और टोटो संघ के जितने भी टोटो चालक हैं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो योग्य हैं, उनके लिए स्पेशली उन्हीं के माध्यम से ये आयोजन किया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। मौत के आंकड़े भी कम देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच मदनपुर प्रखंड में रविवार को एक विधवा महिला की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो गई। मामला मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी ओमगा पंचायत अंतर्गत पिपरगढ़ी गांव की है। मौत की खबर सुनते ही गांव में डर का माहौल हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने के बाद पीपीई किट पहनकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताते चले कि मृतका बेहद ही गरीब परिवार से थी। इनके 2 छोटे बच्चे हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज कोविड मित्र कॉल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीनेशन इन डिस्ट्रिक्ट का शुभारंभ किया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कोविड मित्र कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। कॉल सेंटर के माध्यम से जिले में लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उन्हें जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और तत्काल सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करने के बारे में बताया जाएगा। इनिशियली जो हमारी वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो चाहे वो रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें 2 पहलू हैं। वन इज कि हमको उन सभी को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, वो मेरा एक कंप्लीटली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।